हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे मतलब वो हमने 1 से 50 के पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है 51 क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जो है हम 35 क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसमें क्या है, मिसलिनियस सारे टॉपिक आएंगे। ठीक है, हम रिवर्स से शुरू करेंगे 35, 34, 33। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है यूसीसी, जो समान सिविल संहिता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हो सकता है, यह भी हमने उसमें पढ़ा था, जो पॉलिटी है मार्च की, उसमें आया हुआ था ये। ठीक है, पहला ही टॉपिक है। वर्तमान में गुजरात एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य है। हो सकता है ये भी। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अगर किसी ने मार्च वाला जो पढ़ाया था वो देखा होगा तो उसमें बताया गया कि सिर्फ गोवा ऐसा है जहाँ पे एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समान सिविल यूसीसी जो है वो विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए 52 क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा शेष संविधान अधिनियम करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया है। हो सकता है प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए जो उद्देश्य संकल्प था उस पर आधारित है। ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ पे प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि सही स्टेटमेंट क्या है, संविधान सभा द्वारा संविधान के अन्य सभी प्रावधान लागू किए जाने के पश्चात उनको लागू करने के बाद जो है प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। यह स्पष्ट रूप से दुर्लभ रोगों की परिभाषा प्रदान करता है। हो सकता है यह स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान एकत्रित करने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह भी हो सकता है यह आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्लभ रोगों के उपचार का प्रावधान करता है। कौन सा इनमें सही है, एक दो, दो तीन, एक तीन। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है, क्योंकि यह जो है दुर्लभ रोगों को नीति में परिभाषित नहीं किया गया, किंतु विशेषज्ञ की राय के आधार पर इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो वो गलत क्यों है, सही स्टेटमेंट है, दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए वित्तीय समर्थन राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN इसकी अम्ब्रेला योजना के तहत प्रस्तावित है, ना कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, PMJAY इसके तहत ये जो है वो नहीं है। ठीक है, तो RAN है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, उसके तहत ये जो है प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके मध्य संतुलन के आधार पर संस्थापित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा वो था केस, चंपक दोराईजन बनाम मद्रास राज्य, मिनर्वा मिल्स मामला बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मिनर्वा मिल्स मामले में जो है इसको संस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जो GSAP है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत RBI सरकार से सीधे प्रतिभूतियों का क्रय करता है। हो सकता है। उसके अलावा GSAP जो है केंद्र और राज्यों के उधार की समग्र लागत को कम करने में सहायता करेगा। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। GSAP की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पर ये सीधे जो है RBI सरकार से नहीं, खुले बाजार से, ठीक है, खुले बाजार से परचेज कर सकता है प्रतिभूतियाँ। 56 देखिए,
राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, मतलब बाकी तीनों क्या है, सही है। इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, हो सकता है। इसका सेवानिवृत्त सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्त है, होता है, हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होती है, ये भी हो सकता है। सरकार को प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं की प्रकृति केवल परामर्शकारी होती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है जो भारत है उसकी संचित निधि पर नहीं, राज्य की संचित निधि पर आधारित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राज्य के अनुसमर्थन के बिना संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, मतलब जिसमें राज्य का अनुसमर्थन नहीं चाहिए? संसद में प्रक्रिया के नियम, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति। तो कौन सा सही है? 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 और 3, मतलब 2 और 3, बाकी दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो संसद की प्रक्रिया के नियमन है उसमें यहाँ पे विशेष बहुमत लिखा है, ठीक है, जबकि अनुच्छेद 368 इसके दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और जो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति, तो इसके अंतर्गत जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा और साथ ही आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन, इसके द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत और एक पड़ोसी देश एक्स, इसके बीच सीमा विवाद है। ठीक है, यदि उस विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो यह संपन्न हो सकता है। कैसे संपन्न हो सकता है? संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधि पारित करके हो सकता है, किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना एक कार्यकारी कार्रवाई से हो सकता है, विशेष बहुमत द्वारा एक संवैधानिक संशोधन और राज्य विधानमंडल में से आधे की सहमति से, ये भी हो सकता है, विशेष बहुमत द्वारा एक संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसे आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना एक कार्यकारी कार्रवाई से ये संभव हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? पहला, अनुच्छेद 17, 23, 24। कौन सा सही है? 1 3 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीनों ही अनुच्छेद जो है उससे जो है मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 है वो क्या है? यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है? यह मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम जो होता है और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकार पर भी प्रतिषिद्ध करता है। अनुच्छेद 24 क्या है? यह किसी भी कारखाने, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन निषेध करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 60वां क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 19, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया, हो सकता है। इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है इनमें से? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसे आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे बिल्कुल सही है, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। तो जीएसटी जो है उस परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 279 का ए इसके तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, हो सकता है। परिषद के निर्णयों को अपने कुल संख्या बल के आधे भाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। परिषद में प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी जो वोटिंग शेयर होता है उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। कौन सा सही है? 1 1 2 दोनों, 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस अनुच्छेद के द्वारा ही इसे संवैधानिक निकाय में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2016 में 101वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा से लाया गया था। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है?
क्योंकि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 चौथाई तीन चौथाई बहुमत होने के बाद ही अनुमोदित किया जा सकता है, ठीक है। बल्कि इसमें लिखा है हाफ से, तो हाफ से नहीं 3/4 के। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो है प्रत्येक राज्य के मतदान हिस्सेदारी समान और सभी राज्यों के संयुक्त मतों में डाले गए कुल मतों का 2/3, इसमें 2/3 भारांश जो है होगा। केंद्र सरकार का मत भारांश कुल मतों का 1/3 होगा। अगर सेंटर की बात करें तो उसका 1/3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 62 क्वेश्चन, भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था इनके मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च नहीं है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट, भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रचलित है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर है, आप पॉज करके पहले आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रचलित है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें क्रॉस में दे रखा है सब कुछ, मतलब जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 63। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 359 इसके तहत राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा सही है? वह किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। वह केवल देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार कर सकता है, पूरे देश में नहीं कर सकता। तो इसका जो है ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें सही है, 1 2 2 2 3 या केवल 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 359 जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण देश या इसके किसी भाग तक विस्तारित हो सकता है, ठीक है। किसी राज्य के लिए नहीं, या तो संपूर्ण देश पे या फिर इसके किसी भाग तक। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 359 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को किसी राज्य के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्राधिकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए 64, भारतीय संस्कृति के अनुच्छेद 29 और 30 इसके तहत प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 29 का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। हो सकता है अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हो सकता है अनिवासी भारतीय भी इस योजना के लिए पात्र होंगे जो भारत में नहीं रहता। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। उसके बाद देखिए 66, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द अंतःस्थापित किया गया था या किए गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, एकता, गरिमा, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है? 1 2 3, 1 2 दोनों, 2 3 4, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, मतलब इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। इसमें एक और शब्द अखंडता भी जोड़ा गया था इसी 1976 में। उसके बाद देखिए 67, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICESCR इसको कानूनी रूप से एक बाध्यकारी दस्तावेज है। ये हो सकता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर सीमित ICESCR की पर्यवेक्षी संस्था है, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए केवल जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही पात्र है, ना कि
प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। हो सकता है संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर सही है। संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत है? ना कि प्राकृतिक रूप से। इसको ना की जगह साथ ही साथ, मतलब ये दोनों कंडीशन होने पे वो राष्ट्रपति के लिए संदर्भित होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 68 के बाद 69 क्वेश्चन। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया है क्योंकि राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे। देश की विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होते हैं। मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया है और निदेशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक होता। कौन सा सही है इसमें से? 1 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि निदेशक जो तत्व है उनको न्यायोचित बनाना निरर्थक नहीं होगा। वास्तव में उन्हें न्यायोचित बनाने से सामाजिक रूप में न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है। अतः उपरोक्त दोनों कारणों से उन्हें न्यायोचित नहीं बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए 70। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समता प्रदान करता है, विधियों का समान संरक्षण नहीं है। ठीक है, जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर दे देगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राजभाषा का प्रयोग, संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना। कौन सा सही है? 1 2 1 3 4 2 3 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 3 4। इनको जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 71 का जो है इसका आंसर डी है, मतलब चारों को ही जो है साधारण बहुमत के द्वारा इनका संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए 72। समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक आधार प्राप्त है, परंतु निम्नलिखित में से किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है? पहला, जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करती है। हो सकता है जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को अप्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष लाभ प्रदान करता है। ये भी हो सकता है किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए। तो इनमें से कौन सा जो है सही है? 1 3 2 1 2 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो भी क्या है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 16, 15 और अनुच्छेद 19 इनको जाके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील है जो, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह विश्व में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के सबसे बड़े पर्यावास स्थलों में से एक है। तो कौन सा इसमें सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आंसर इसका वो बिल्कुल सही है। बाकी उसके बाद अलावा सेकंड इसका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ये जो है गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं, यहाँ पे इरावदी जो डॉल्फिन होती है उसको यहाँ पे सबसे बड़े पर्यावास स्थलों में से एक है। ठीक है, अब देखिए 74। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समयावधि 3 साल होती है। ठीक है, तो 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्यों सही नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसा उद्घोषण को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता
नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो गया है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन में इसे अनंत काल तक, ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है, वो अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कथन 2 भी यहाँ पे सही नहीं है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में 2 पेज का करीब करीब बता रखा है, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा क्या क्या है आपातकाल के बारे में। तो उसके अलावा देखिए 75 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है, बाकी 3 सही है। यह न्यायालयों में गैर न्यायिक है, यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है, यह संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है, इसमें उल्लेखित है कि संविधान भारत के लोगों में से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उसके बाद देखिए 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण माने जा सकते हैं, व्यापक प्रतिनिधि, स्थिर सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, उत्तरदायी सरकार। इसमें से कौन सा सही है, 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, और सॉरी फर्स्ट आंसर है इसका, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट स्थिर सरकार, शक्तियों का पृथक्करण बिल्कुल यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्या होती है, गैर उत्तरदायी सरकार होती है और इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है। हो सकता है भारत का उद्घोषणा का एक पक्षकार है। तो कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि भारत इस उद्घोषणा का पक्षकार नहीं है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर स्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल में सम्मिलित होने के लिए भारत से आग्रह किया था, ठीक है। इस उद्घोषणा को अब तक 75 देशों ने अपनाया, जो विश्व के समक्ष नए साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक साथ आए, पर भारत इसमें नहीं गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए 78, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोधक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो उसके हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। हो सकता है केवल संसद को निवारक निरोधक पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें से अगर हम वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे जैसी कोई भी सीमा नहीं होती। और दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के सुरक्षा मामला आदि पर निरोध संबंधी विधि निर्माण का अधिकार है, ठीक है। किसको किसको, संसद और राज्य विधानमंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जो CIC है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। हो सकता है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते चुनाव आयुक्त के समान होते हैं। कौन सा सही है, 1 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इस आंसर दीजिए। तो इसमें जो सही आंसर वो क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी 5 साल की लिमिट नहीं है, जो केंद्र सरकार कहेगी तब तक वो पद धारण करेंगे, ठीक है। और उनके भत्ते और वेतन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अनुच्छेद 368, इसके तहत संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसमें, लोकसभा में, राज्यसभा, राज्य विधान मंडल में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, 1 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसमें जो है 368 के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पहला और दूसरे में जो है प्रस्तुत कर सकता है, पर राज्यसभा में नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपातकाल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। हो सकता है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों को विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये भी हो सकता है 1991 में वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 3 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा वापस ली जा सकती है। इस तरह की उद्घोषणा के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थर्ड क्यों गलत है, वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था 1991 में। ऐसा नहीं है, अभी तक किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। 1991 में वित्तीय संकट आया तो था, पर वहाँ पे घोषणा नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 82। तो भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर कौन से कथन जो है इसे उल्लेखित करते हैं। यह निर्वाचन आयोग के सदस्य के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। हो सकता है यह निर्दिष्ट करता है कि इसके सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। यह सेवानिवृत्त हेतु निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। ये भी हो सकता है। तो इसके सही उत्तर कौन सा है, 1 2 3 2 3 1 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है। तो स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है, क्योंकि कथन एक सही नहीं है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। मतलब जो शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्याय भी कोई भी अर्हता ऐसी निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, कथन 2 क्यों गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 इसके अनुसार निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसी संख्या में निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को सरकार के अधीन अन्य दूसरी नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है। 83 देखिए, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह व्यक्ति को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है। ठीक है, अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि के साथ साथ उपलब्धि को भी स्वीकार कर सकता है। उपलब्धि वो यहाँ पे स्वीकार कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों जो है वो है गलत, ये एक्सप्लेनेशन जो है सेकंड का था जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे क्या लिखा है, स्वीकार नहीं कर सकता है, जबकि यहाँ पे स्वीकार कर सकता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, यह व्यक्ति को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधि को अपनाने से प्रतिबंधित करता है, जबकि स्टेटमेंट सही क्या है, यह किसी व्यक्ति को महाराजा नाम रखने से प्रतिबंधित नहीं करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति महाराजा रवि जैसे नाम का चयन कर सकता है। यह राज्य को केवल इस तरह के वंशानुगत उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। ठीक है, 84 देखिए, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसको लागू होने से घटित हुआ क्या क्या उस समय पे घटित हुआ। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित करना हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का गठन, सिविल सेवकों के लिए चयन भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। कौन सा सही है, 1 2 2 3 1 1 2 3। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहला, यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कब हुआ था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कब हुआ था, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। ठीक है, 85 देखिए, विगत वर्षों में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित होते हैं। पहला, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1 2 3 4 1 2 1 3 4 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चारों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अनुच्छेद 21 देखा होगा, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें दी गई हैं, तो एक बार उसको जाके रिवाइज कर लीजिएगा। 85 के बाद 86, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, केवल पीड़ित व्यक्ति की एक अधिकार परीक्षा रिट की मांग कर सकता है। मतलब पीड़ित व्यक्ति जो होता है वही अधिकार परीक्षा रिट की मांग कर सकता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेक्षण जारी किया जा सकता है। कौन सा इसमें सही है, कोई सा भी सही हो सकता है। 2 1 3 2 3 1 2 3। तो इसका जो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो परीक्षा
रिट है वो जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति हो, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी अगर चाहे तो इसकी जो है जारी करने की मांग कर सकता है। 87, यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने संबंधी विधेयक की संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को पारित करना होगा संसद के पूर्व बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की संस्तुति से, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। आंसर ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन में पहले देखा भी था, 54, 55 ऐसी तकरीबन ही आया था क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संसद के साधारण बहुमत से, ऊपर हमने देखा था किसी क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती है? संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों के लिए मंत्री, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, विदेशी अभिदाय अधिनियम FCRA के तहत दान प्राप्त करने वाले सभी इकाइयाँ। इसमें से कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3, 1 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो लोकपाल के दायरे में जो आती है वो कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए 89 क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने कर भुगतान करने के कर्तव्य की मूल कर्तव्य के रूप में अनुशंसा की, हो सकता है। उसके बाद सेकंड है, इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना दंड का सुझाव दिया। मूल कर्तव्य के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना दंड का सुझाव दिया, कौन सा सही है? 1 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही हो जाती है इस समिति के लिए, ठीक है। इससे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन था जो इसमें जो है हमारा आंसर डी था, ठीक है। तो हमारी तीनों ही चीज़ें जो है वो लोकपाल के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। इसका जाके आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका। एक बार आप जाके थोड़ा सा देख लेंगे तो लोकपाल के बारे में आपका क्लियर हो जाएगा फंडा, ठीक है। 90 क्वेश्चन की अगर बात करें हम, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची थी, हो सकता है। इसे कृषि सुधारों से संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था, हो सकता है। इस अनुसूची के तहत सम्मिलित सभी विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 1 2, 2 3, 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है 9वीं अनुसूची के लिए। तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, ठीक है, यदि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 इनके तहत गारंटीकृत जो मूल अधिकार है या मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। 91 देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, हो सकता है। संविधान इन कर्तव्यों के प्रवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है, हो सकता है। अधिकारों को उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2, 1 2 दोनों, 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? सी है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है। तो थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि संविधान जो है वो कर्तव्यों की पूर्ति करने के आधार पर या शर्त पर अधिकारों का उपभोग करने का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। 92 देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला जो डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसे थ्वाइट्स ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्प से, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, हिमालय। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंटार्कटिक महासागर से, ठीक है। अच्छा अंटार्कटिका है ये एरिया है, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर अलग है, अंटार्कटिका एरिया होता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है, हो सकता है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में
सीमित कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे 2 जो है वो गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है 93 का फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और सेकंड में जो है राष्ट्रपति जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सहमति से जो है इसको उद्घोषणा कर सकते हैं, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह से। 94 देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान वित्त आयोग की संरचना का उपबंध करता है। हो सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हो सकता है इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है, मतलब डी इसका आंसर है। उसके बाद देखिए 95, भारत के समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। OCI कार्ड जो होता है वो भारत में दीर्घावधि वीजा मुक्त यात्रा और प्रवास प्रदान करते हैं। OCI कार्ड धारक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे नीट जेई इसमें उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। हो सकता है OCI कार्ड धारकों को 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार अपने पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने आवश्यकता होती है। कौन सा सही है इसमें से? 1 2 2 3 1 2 3 1 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर को स्पर्श नहीं करती है? तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रोमानिया। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्मेनिया की टच नहीं करती है। अगर बात करते हैं टच कौन सी करती है, तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। ठीक है, इन 5 देशों की सीमा इसको टच करती हैं। 97, प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो रिटेल डायरेक्ट सुविधा वो सुविधा प्रदान करता है क्या क्या? खुदरा निवेशकों को सीधे RBI से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने की। हो सकता है खुदरा विक्रेता को सीधे किसानों से कृषि उपज खरीदने की। हो सकता है खुदरा विक्रेता को सीधे कंपनियों से कोविड टीके खरीदने की। ये भी हो सकता है स्टार्टअप को सीधे मुद्रा बैंक से धन उधार लेने की। ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो रिटेल डायरेक्ट है वो क्या करता है? ए, खुदरा निवेशकों को सीधे RBI से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। 97 के बाद 98 देखिए, एक राज्य में अधिरोपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण कर सकता है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत होती है? क्योंकि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे संसद जो है विधियों का निर्माण करती है। 99, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्र है उसके संयुक्त रूप से एक क्षेत्रीय परिषद का कार्य नहीं करती। उदाहरण के लिए जो जैसे कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है उसने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। कौन से 5 क्षेत्र हैं? उत्तरी, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, उसके अलावा जैसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 है, उसमें से एक जो है पृथक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो संघ शासित प्रदेश है उसके लिए अलग क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूबारी यूनियन मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है। हो सकता है LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो है रिवर्स से शुरू करेंगे। 35 जो हमारा वो है टेस्ट पेपर उसको लगाएंगे इसके बाद। उसके अलावा देखिए मैं इसको अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट लगे आप वहाँ पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्रॉस चेक हो सकता है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।